हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज व्यवस्थाएं का अध्ययन करेंगे। 21/12/2020, जिसमें हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अर्थात निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा में के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता करती है, अर्थात सीधे जनता के द्वारा सीधे किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। कितनी है? 552 है। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और इसके सदस्यों की संख्या जो होती है, इसके सदस्यों को सीधे जनता द्वारा निर्वाचित, सीधा जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये लिख दो, निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, अर्थात 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। अब बात आती है कि लोकसभा के में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो राष्ट्रपति द्वारा
दो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं? जो एंग्लो इंडियन होते हैं। लोकसभा में दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। उनको क्या है? निर्वाचित किया जाता है, जो कि आते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति की सॉरी अब बात आती है कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन की योग्यता। योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, भारत सरकार अथवा वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के वह किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा है वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया नहीं ठहराया गया हो, दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। गया। लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। यह लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। लोकसभा के सदस्यों की ये योग्यताएं हैं। अब बात आती है कि लोकसभा का कार्यकाल, जो आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते
संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 106 में 106 में वर्णित हैं। अर्थात इनको वेतन, भत्ते, आवास, इसकी टेलीफोन, इनकी निःशुल्क सेवा दी जाती है। लोकसभा के पदाधिकारियों में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। अब बात आती है कि लोकसभा की शक्तियां और कार्य। 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 पहली विधायी शक्तियां, पहली है विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, 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 संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की शिकायतों का निवारण। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य और जनता की शिकायतों का निवारण, ये लोकसभा की शक्तियां और कार्य बताए गए हैं। लोकसभा की शक्तियां और कार्य हैं। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा की में कुल पारस्परिक संबंध। लोकसभा और राज्यसभा में पारस्परिक संबंध। लोकसभा और राज्यसभा में पारस्परिक संबंध। लोकसभा
और राज्यसभा में संबंध, लोकसभा और राज्यसभा में संबंध, नामकरण के संबंध में, नामकरण के संबंध में, नामकरण के संबंध में, नामकरण के संबंध में। दूसरा है नामकरण के संबंध में, प्रतिनिधि के संबंध में, प्रतिनिधि के संबंध में, प्रतिनिधि संख्या के संबंध में, प्रतिनिधि संख्या के संबंध में, सदस्य संख्या के संबंध में, सदस्य संख्या के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, संवैधानिक संशोधन के संबंध में, संवैधानिक संशोधन के संवैधानिक संशोधन के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, सदस्य निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, और आठवां है वित्तीय विधेयकों के संबंध में, वित्तीय विधेयकों के संबंध में, लोकसभा और राज्यसभा में संबंध, नामकरण के संबंध में। देखो नामकरण का, लोकसभा अर्थात लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा, लोक, राज्यसभा अर्थात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा, यानी राज्यों से जो प्रतिनिधि है अनुपात के आधार पर उनका, अर्थात लोकसभा को निम्न सदन अर्थात जनता का सदन कहा गया है, राज्यसभा को उच्च सदन अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा गया है। दूसरा प्रतिनिधि संख्या के संबंध में, लोकसभा में ज्यादा प्रतिनिधि है, 545 है, अधिकतम 552 हो सकता है, इसे लोकसभा को एक वृहत रूप यानी बड़ी संख्या दी गई। राज्यसभा में 245 सदस्य, अधिकतम 250 हो सकते हैं। सदस्य संख्या के संबंध में भी है,
नेक्स्ट, कार्यकाल के संबंध में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। संवैधानिक संशोधन के संबंध में अगर राज्यसभा में अगर लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन तक अगर रोक लेती है और वापस वह वहां चले जाता है, लोकसभा में ध्वनि मत से वह पारित हो जाता है, तो वह पारित समझा जाता है, अर्थात लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यसभा का दोनों का ये निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। वित्तीय विधेयकों के संबंध में वित्तीय विधेयक है जो लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ये सब लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों के बारे में बातें कही गई हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों के बारे में बातें कही गई हैं। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों के बारे में, कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो संबंध हैं उनके बारे में। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। संविधान का रक्षक संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। संविधान का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक और मूल अधिकारों का रक्षक। इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ी, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ी और मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता हुई। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 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 वह किसी उच्च न्यायालय अथवा वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या दो से अधिक अथवा ऐसे दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो ये तथा किसी उच्च न्यायालय 10 साल का वकील का भी उसे अनुभव प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हैं। अब बात आती है कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। तथा इन्हें वही पूरे प्रकार की सेवाएं तथा निःशुल्क आवास, चिकित्सा और मंथली तनख्वाह, पेंशन, ये सब चीजें मुहैया कराई जाती हैं या दी जाती हैं। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की
कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, ये क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है, जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।